बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, आपको बता दें विधायक उमेश शर्मा काऊ अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। हरक सिंह रावत के करीबी हैं उमेश शर्मा काऊ, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अमित शाह के घर पर दोनों की मुलाकात जारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ को लेकर मिल रही है कि अमित शाह के घर पहुंचे हैं मिलने के लिए। हरक सिंह रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं उमेश शर्मा काऊ और अमित शाह के घर पर दोनों के बीच में हो रही है मुलाकात। ये बड़ी खबर, कल ये जानकारी निकल करके सामने आई कि हरक सिंह रावत आए हैं दिल्ली और उनके साथ में मौजूद है उमेश शर्मा काऊ। और ये भी कहा गया कि अगर हरक सिंह रावत बीजेपी से जाते हैं तो उमेश शर्मा काऊ भी कुछ फैसला ले सकते हैं, जो कि पहले भी ऐसा हुआ है। जब कैबिनेट से इस्तीफा दिया हरक सिंह रावत ने तो उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि वो भी उनके साथ जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि निष्कासन हो चुका है हरक सिंह रावत का पार्टी से 6 साल के लिए और कैबिनेट से बर्खास्तगी भी उनकी हो चुकी है। अब ये मुलाकात अपने आप में अहम हो जाती है उमेश शर्मा काऊ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। इसी पर जानकारी और देने के लिए अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, उमेश शर्मा काऊ और गृह मंत्री के बीच में हो रही है मुलाकात, जानकारी ये मिल रही है, कितने देर से ये मुलाकात और क्या खास हो सकता है? देखिए, अगर बात करें तो तकरीबन 10 मिनट पहले ये मुलाकात खत्म हो चुकी है। उमेश शर्मा काऊ जो कि उत्तराखंड के विधायक है, उन्होंने आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में उठापटक चल रही है, उनको हरक सिंह रावत काफी नजदीकी माना जाता है। लेकिन हरक सिंह रावत ने साफ तौर पे कहा है कि उमेश शर्मा काऊ पे किसी तरीके से कोई दबाव नहीं बनाएंगे। अगर वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो स्वैच्छिक छोड़ कर आए, उनका स्वागत है। लेकिन उमेश शर्मा काऊ ने साफ तौर पे जाके गृह मंत्री से अमित शाह की मुलाकात की है और कहा है कि वो पार्टी में बने रहेंगे, पार्टी के लिए यही काम करेंगे, उनको जो दायित्व सौंपा जाएगा उसके लिए वो तैयार है। ये संदेश उन्होंने जाके गृह मंत्री को दिया है। तो लाजिम तौर पे है कि उत्तराखंड की स्क्रीनिंग कमेटी चल रही है और यहाँ पे तमाम तरह उम्मीदवारों का नाम तय किया जा रहा है। ऐसे में उमेश शर्मा काऊ ने जाके मुलाकात की गृह मंत्री से और बताया है, अपना मत स्पष्ट किया है। तो जाहिर तौर से बात है कि पार्टी उनको फिलहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने वाली, वो पार्टी में उसी तरीके से बने रहेंगे। और जो तमाम सारी अफवाह चल रही है कि उमेश शर्मा काऊ भी छोड़ सकते हैं, इसी को लेकर के वो गृह मंत्री से मुलाकात की है। चलिए, अफवाहों के बीच में पहुंचे हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए। मुलाकात के बाद क्या वो बाहर आके कहते हैं, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल ये खबर आप तक आप पहुंचा रहे हैं अविनाश कि वो ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाने वाले बीजेपी को छोड़ने जैसा, क्योंकि चुनाव करीब है और ऐसे में विधायक अगर छोड़कर जाते हैं उमेश शर्मा काऊ के साथ और भी तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब सपा की मान्यता खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जी अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है याचिका। ये बड़ी खबर है, सपा की मान्यता खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका दायर की है और याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की बात कही गई है। कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देने को लेकर याचिका है और नाहिद हसन का टिकट काट चुकी है समाजवादी पार्टी, जिसके बाद अब देखिए याचिका लगाई गई है, याचिका दाखिल की गई है अश्विनी उपाध्याय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म होनी चाहिए। अभी बड़ी खबर, याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की बात भी कही गई है। और ये आपको याद हो कि कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया पहले समाजवादी पार्टी ने, अब चूंकि नाहिद हसन का टिकट काट चुकी है समाजवादी पार्टी, जानकारी ये अभी, लेकिन इसके बीच में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ये बहुत बड़ी खबर। अब नाहिद हसन को लेकर लगातार बीजेपी किस तरीके से आक्रामक रही वो भी आपने देखा। गैंगस्टर के मसले को लेकर उठाया गया, बार बार ये कहा गया कि ऐसे गैंगस्टर को टिकट देती है समाजवादी पार्टी। अब इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। समाजवादी पार्टी ने कैराना से एक गैंगस्टर को चुनाव मैदान में उतार दिया। न उस गैंगस्टर का क्रिमिनल डिटेल अपने ट्विटर पे पब्लिश किया, न फेसबुक पे पब्लिश किया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश किया, न प्रिंट मीडिया में पब्लिश किया और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। अब सपा की मान्यता खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ये बहुत बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी देखिए चुनाव के मुहाने पर उत्तर प्रदेश और वहां टक्कर में समाजवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अब गैंगस्टर नाहिद हसन के मसले को लेकर अश्विनी उपाध्याय ने याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर और भी सियासत आगे होगी। जाहिर सी बात है, कैराना से सपा ने टिकट दिया था नाहिद हसन को, जिस अब टिकट तो काट चुकी है समाजवादी पार्टी, लेकिन मान्यता खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है याचिका।
और अब बात बीजेपी की बड़ी बैठक की करते हैं। तो यूपी चुनाव के लिए भाजपा कोर ग्रुप की बड़ी बैठक दिल्ली में आज से 2 दिनों तक मंथन चलेगा। उम्मीदवारों के नामों पर बैठक में चर्चा होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी होगी। पहली सूची में भाजपा ने 107 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अब लगातार चर्चा मंथन हो रहा है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। 2 दिनों तक मंथन होगा उत्तर प्रदेश को लेकर, ये बड़ी खबर है। यूपी चुनाव के लिहाज से ये कोर ग्रुप की बैठक बहुत अहम। दिल्ली में आज से 2 दिनों तक मंथन लगातार चलेगा। उम्मीदवारों के नामों पर बैठक में चर्चा होगी। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के चाणक्य, उनकी मौजूदगी, जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी, योगी आदित्यनाथ होंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे और साथ में स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद होंगे कोर ग्रुप की बैठक में। पहली सूची में भाजपा ने 107 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तमाम जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। अब देखिए आगे और भी जो फेजेस होने हैं उसके लिए किसको मैदान में उतारना है, कौन जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, किसको मैदान में उतारेंगे तो जीत सुनिश्चित होगी। इस बात को ध्यान में रख करके लगातार मंथन किया जा रहा है। 2 दिनों तक एक बार फिर से मंथन और उसके बाद फिर आगे उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। और आने वाले चरणों के लिए बड़ी खबर आपके सामने है। बैठक में कौन कौन आएगा देख लीजिए। अमित शाह, गृह मंत्री, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी होगी। चर्चा, हर संभावनाओं को टटोला जाएगा। क्या कुछ हो सकता है, कैसे आगे बढ़ना है, रणनीति क्या होगी, रोड मैप क्या होगा। केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी, डिप्टी सीएम है, वो भी मौजूद रहेंगे। दिनेश शर्मा की मौजूदगी होगी। स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और भी जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी आ गई है। उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर भी लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज दिल्ली में यूपी भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक, ये बैठक जो है वो 2 दिनों तक चलेगी। 2 दिनों तक दिल्ली में बैठक का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। और फिर क्या इस बैठक से निकल करके बाहर आता है, इस पर भी लगातार नजर होगी, क्योंकि सीएम योगी मौजूद, अमित शाह, जेपी नड्डा, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। एक तरफ दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक और वहीं लखनऊ से भी खबर है कि लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर चल रही है बैठक। ये बड़ी खबर, चुनाव लिस्ट को लेकर वर्चुअल बैठक हो रही है। सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद हैं। वर्चुअली ये बैठक यहां पर बुलाई गई है। बड़ी जानकारी ये कि लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बैठक चल रही है। चुनाव लिस्ट को लेकर, चुनाव की पूरी सूची को लेकर वर्चुअली ये बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है। सुनील बंसल और साथ में स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी है। संगठन महामंत्री है सुनील बंसल, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं हर एक स्थिति पर, किस तरीके से यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो उम्मीदवार हैं उनको उतारना है, टिकट किस तरीके से देना है, क्या फीडबैक मिल रहा है। इस आधार पर ही मंथन वर्चुअल माध्यम से हो रहा है लखनऊ बीजेपी मुख्यालय पर। चुनावी समर में लोगों तक 5 साल के एक काम पहुंचाने के लिए भाजपा ने एक किताब लॉन्च की है। किताब में पिछली सरकारों में किए गए भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों को भी दर्शाया गया है, ताकि जनता पिछली सरकार और बीजेपी की सरकार में आसानी से फर्क को समझ सके। भाजपा ने किताब का नाम उत्तर प्रदेश कहानी बदलाव की रखा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। हर राजनीतिक दल अपने द्वारा किए गए कार्य और अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में बीजेपी काफी ज्यादा तत्परता से जुटी हुई है। इस वक्त हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर एक किताब के माध्यम से बीजेपी अपने 5 सालों के कार्यकाल को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और साथ ही जो पिछली सरकारों ने घोटाले और जनहित के विरोध में कार्य किए थे, उन्हें भी इस किताब के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारे हाथ में वो किताब है, आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश कहानी बदलाव की ये किताब का नाम है। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इसमें लगी हुई है और इस किताब में योगी सरकार की उपलब्धियां, मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ जो पिछली सरकारों ने घोटाले किए हैं, कारनामे किए हैं,
उन्हें भी दर्शाया गया है ताकि जनता ये समझ सके, ये जान सके कि जो पिछली सरकारों में हुआ है उस पर योगी सरकार ने किस तरह से कार्रवाई की है। तो सभी पहलुओं को इस किताब के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है और ये जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि प्रदेश सरकार उनके हित में पहले भी काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। हरक के निष्कासन पर बोले लंच डाउन विधायक दिलीप रावत। फालतू की राजनीति कर रहे थे हरक सिंह रावत। दिलीप सिंह रावत ने कहा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरक के निष्कासन पर लंच डाउन के विधायक हैं दिलीप रावत। उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि फालतू की राजनीति कर रहे थे अभी तक। लंच डाउन से पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे थे। हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसको लेकर प्रतिक्रिया दिलीप सिंह रावत के सामने आई है। लंच डाउन से भाजपा के विधायक दिलीप सिंह रावत जी से बात करेंगे। सर, हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपकी विधानसभा क्षेत्र से अपनी पुत्र वधू को वो टिकट देने की मांग पर लगातार लंबे समय से अड़े थे, अब क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जैसा उनका राजनीति में कई साल उनको वर्ष हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अपरिपक्व जो राजनीतिक होती है वो उनकी थी नहीं, क्योंकि जिस बहू के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका राजनीति में कोई योगदान नहीं, समाज में कोई योगदान नहीं, खाली किसी फैशन डिज़ाइनिंग में पुरस्कार पा लेना ये कोई मापदंड नहीं है समाज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपरिपक्व जो उनकी सोच थी वो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार नहीं किया और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय था। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उनकी नाराज़गी खुलकर सामने आ रही थी, प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे थे उस, और आपकी सीट पर उनकी आंखें थी, लगातार अपनी पुत्र वधू के लिए वो इसी बात का जिक्र करते रहे, मांग करते रहे कि उस जगह से सीट चाहिए? देखिए, उनका नज़रिया ये है कि वो जब जिस सीट से चुन जाते हैं उसके बाद उस पर नज़र नहीं रखते, उसके बाद वो दूसरी सीट पर नज़र रखते हैं। ये उनकी मनोवृत्ति है, ये उनकी सोच है, ये उनकी आदत है। और हर समय अभी आप देखना कि अभी इस चुनाव का समय आएगा, बहुत रोएंगे। और मुझे पता है कि जब वो रोते हैं चुनाव में तो उसके बाद 5 साल उसी क्षेत्र की जनता रोती है। कांग्रेस में जाने की चर्चा है? हाँ, वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि बिना विचारधारा के व्यक्ति कहीं भी जा सकता है जहाँ उनका स्वार्थ हो। आप भी लगातार उन पर हमलावर रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे, किस तरीके से जो आपके सामने एक टेंशन थी वो दूर हो गई? देखो, मेरे को कभी टेंशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पे कोई टेंशन नहीं था और मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, धार्मिक व्यक्ति हूं और मैं कभी हानि लाभ के लिए कभी राजनीति नहीं करता हूं। तो ये मेरा सोचना है। हमने बात की लंच डाउन से भाजपा के विधायक दिलीप सिंह रावत जी से, और इन्हीं के सीट पर हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट की डिमांड कर रहे थे, जिसके चलते अब भाजपा की ओर से उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एक बार फिर से दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। विधायक उमेश शर्मा काऊ से मिलने के लिए पहुंचे अमित शाह से। हरक सिंह रावत के करीबी है उमेश शर्मा काऊ। अमित शाह के घर पर ही मौजूदगी है उनकी और लगातार मंथन हो रहा है, मुलाकात जारी है, ये बड़ी खबर है। विधायक उमेश शर्मा काऊ अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अब क्या कुछ वो वहां पर जाकर के कहते हैं, किस तरीके से अपना मत रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, उस पर लगातार नजर है। ये बड़ी खबर इस वक्त ही हरक सिंह रावत के साथ में लगातार खड़े रहे उमेश शर्मा काऊ। अब चूंकि पार्टी से निकाल दिया गया हरक सिंह रावत को, कैबिनेट से बर्खास्तगी उनकी हो चुकी है, कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं, उस बीच में अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं उमेश शर्मा। हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान भी सामने आया है। परिवारवाद की पार्टी नहीं है भाजपा, ये सीएम धामी ने कहा है। बड़ी खबर यह है कि हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि परिवारवाद की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बहू के टिकट के लिए दबाव बना रहे थे हरक सिंह। एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगा, एक परिवार एक टिकट, ये दोहराते हुए दिखाई दिए धामी। और हरक सिंह को भाजपा ने कई बार मौका दिया, कई मौके मिलने के बावजूद भी जो आरोप वो लगाते रहे हैं या फिर लगा रहे हैं वो गलत है, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि
वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे। और अब बात उस खबर की जिसकी वजह से आज हर कोई परेशान है, दुखी है। देश के मशहूर कथक सम्राट और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वो 83 साल के थे। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को उन्हें हार्ट अटैक आया अचानक से और उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया के जरिए महाराज जी के निधन की सूचना दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में ही हुआ था। पंडित बिरजू महाराज रविवार रात करीब 12 बजे के आसपास तक अपने नाती पोतों के साथ में अंताक्षरी खेल रहे थे, ऐसे परिवार ने जानकारी दी। अंताक्षरी खेलते खेलते अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गए। उन्हें दिल्ली के साकेत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक व्यक्त उन्होंने किया है ट्वीट के जरिए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बताते हैं। भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। ये पीएम मोदी का ट्वीट और इसके बाद सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। बिरजू महाराज के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख जताया। उन्होंने लिखा है कि कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका जाना कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बिरजू महाराज के निधन पर पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र ने भी शोक प्रकट किया है। उनके जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है, ये उन्होंने कहा। बहुत दुख हुआ और कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो परिवार, दूसरे अच्छे कलाकार, और उनके बारे में जब सुने हैं वही तो जैसे कोई कलेजे में चोट लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन होई है सोई जो राम रचि राखा, जो राम की इच्छा होगी वो होगा ही, चाहे हम हो, चाहे वो हो, चाहे कोई भी हो।